भारतीय बाजार में महिंद्रा स्कॉर्पियो की शुरुआत ना साल 2002 से हुई थी और इसका नया जनरेशन अवतार 2014 में आया, यानी कि लंबे समय बाद आया। उसके बाद फिर जो नया जनरेशन अवतार आया वो साल 2022 में आया स्कॉर्पियो एन के साथ। लेकिन स्कॉर्पियो क्लासिक में जो जनरेशन है वो पुराना वाला ही है। इसमें जो चेंज किए हैं, यानी कि अगर आप एक्सटीरियर देखते हो तो यहाँ पर आपको चेंज देखने को मिल जाएगा, इंटीरियर में चेंज देखने को मिल जाएगा और इस गाड़ी के दिल में यानी कि इंजन में आपको बड़ा बदलाव देखने को मिल जाएगा। तो पहले शुरुआत हम एक्सटीरियर से करते हैं कि एक्सटीरियर में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलता है। तो पहले तो आप यहाँ पर हेडलाइट देखोगे तो ये प्रॉपर नई यूनिट लगाई है। यहाँ पर एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट देखने को मिल जाती है। ऊपर की तरफ ये जो आईब्रो है ये भी आपको डीआरएल देखने को मिल जाता है, एलईडी है। नीचे की तरफ ये वाला जो एलईडी डीआरएल है वो देखने को मिल जाता है। नीचे की तरफ आपको ये फॉग लाइट देखने को मिल जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही है। ग्रिल आपको नई देखने को मिल जाती है और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो नया ट्विन पीक महिंद्रा का ये जो लोगो है वो देखने को मिल जाता है। इसके अलावा नीचे की तरफ अगर आप आते हो तो यहाँ पर ये जो बम्पर है ये भी आपको नया मिल जाता है। फ्रंट स्किड प्लेट भी कंपनी ने चेंज कर दी है अगर आप देखोगे। और ऊपर की तरफ जिस तरीके से इसका स्ट्रॉन्ग बोनट देखने को मिलता है वैसा ही देखने को मिल रहा है। लॉन्ग बोनट है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और ये वाला जो डिज़ाइन है ये स्कॉर्पियो में हमेशा से ही एक आकर्षक का केंद्र बना रहा है। साइड प्रोफाइल की बात करें तो साइड प्रोफाइल में आपको ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ इस एलॉय व्हील के डिज़ाइन के अलावा। यहाँ पर आपको अगर देखोगे तो 17 इंच के बड़े से एलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं जिनका सेक्शन, अगर टायर का सेक्शन देखते हो तो 235/65 आपको देखने को मिल जाता है। और ये डायमंड कट है, यानी कि डुअल टोन आपको देखने को फिनिश देखने को मिल रही है कलर की, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रही है। बीच में जो महिंद्रा का लोगो है ये भी आपको बहुत ही ज़्यादा प्यारा नज़र आ रहा है। इसके अलावा आपको यहाँ पर कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। सेम वैसी ही स्कॉर्पियो ये नज़र आएगी जैसे कि पुरानी वाली स्कॉर्पियो नज़र आ रही थी। अब चलते हैं रियर साइड में। रियर में देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ खास देखने को मिलता है। तो ये टॉप वेरिएंट है। अब देखो वेरिएंट्स के बारे में मैं आपको बता दूं, स्कॉर्पियो क्लासिक ना 2 वेरिएंट्स में आएगी, एक एस और एक S11। ये जो S11 वेरिएंट है स्कॉर्पियो क्लासिक का, तो देखा जाए पुरानी वाली जो स्कॉर्पियो थी वो कई सारे वेरिएंट्स के साथ आती थी और अब भारतीय बाजार में स्कॉर्पियो एन भी आ गई है। तो जाहिर सी बात है कंपनी उसके साथ तो इसे पोजीशन नहीं करेगी, वो अलग बिकेगी, ये अलग बिकेगी। और जो इसका S11 वेरिएंट है, अगर आप देखो तो पुरानी वाली जो स्कॉर्पियो थी उसका जो S3 वेरिएंट था उसके इक्विवेलेंट है। अब इसमें क्या कुछ खास देखने को मिलता है। अब यहाँ पर आपको माइक्रो हाइब्रिड का बैच देखने को मिल जाता है, यानी कि जिस तरीके से आप सभी गाड़ियों में देख रहे हो स्मार्ट हाइब्रिड वाला टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंट स्टार्ट स्टॉप सिस्टम, तो वो भी आपको इस गाड़ी में देखने को मिलेगा। और पीछे की तरफ अगर आप आते हो तो यहाँ पर पहले तो आप ये देखो, जो टेल लाइट है ना ये बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिल रही है। ये टावर वाली टेल लाइट, आपने ये वाली जो टेल लाइट है ये जो स्कॉर्पियो 2006 में आई थी वहाँ पर देखी होगी। अब ये उस डिज़ाइन को फिर से कंपनी वापस लेकर आ गई है, बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है। इसके अलावा पीछे की तरफ आप देखते हो तो नया वाला लोगो मिल जाता है, रियर पार्किंग कैमरा। और नीचे की तरफ आप आते हो तो यहाँ पर आपको 2 पार्किंग सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखोगे ऊपर की तरफ यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ये वॉशर वाला है, यहाँ पर ये डिफॉगर वगैरह मिल जाता है, वाइपर मिल जाता है। और अगर आप अंदर जाते हैं यानी कि इस गाड़ी के अंदर जाते हैं तो बेसिकली ये 7 सीटर लेआउट के साथ है, जिसमें आपको साइड फेसिंग मिल रही है। साइड फेसिंग वाली सीटें आपको स्कॉर्पियो क्लासिक में मिल रही हैं, हालांकि स्कॉर्पियो एन में नहीं है। लेकिन इसमें आपको अगर सीटिंग ऑप्शंस की बात करें तो आपको 7 सीटर का तो मिलता ही है। 7 सीटर में आपको साइड फेसिंग वाली मिल जाएंगी, बेंच सीट भी पीछे मिल जाएगी 7 सीटर में। और अगर आप 9 सीटर वेरिएंट लेते हो तो यहाँ पर पीछे वाली जो सीटें हैं वो आपको, पीछे वाली जो सीटें हैं साइड फेसिंग सीटें, वो आपको थोड़ी बड़ी मिल जाएंगी जिस पर आप 2-2 लोग बैठ सकें। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखते हो तो गेट के पास यहाँ पर आपको स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं, लॉक अनलॉक का बटन और एक गेट ओपन करने का बटन। हालांकि लोगों के दिमाग में ना एक ये था कि भैया स्कॉर्पियो एन के पीछे ये जो लॉक वाला बटन है, अब बेंच सीट पीछे दी गई है तो वो देने का मतलब क्या है। खैर देने का मतलब कंपनी से मैंने पूछा तो उसमें लॉजिस्टिक इश्यूज़ के चलते जब कंपनी गाड़ियों को ट्रक वगैरह में मतलब भरती है ट्रांसपोर्ट के लिए, तो जब ट्रक में गाड़ी जाती है ना तो आगे से या फिर साइड से नहीं उतर पाते, तो ऐसे में जो ड्राइवर है गाड़ी अंदर रखने के बाद पीछे से उतरता है और पीछे से गेट खोलता है। ये वाला इशू है और कुछ नहीं है। खैर चलते हैं इंटीरियर में और देखते हैं कि इंटीरियर में क्या कुछ चेंजेस कंपनी ने किए हैं इस स्कॉर्पियो क्लासिक में। इंटीरियर की बात करें लेकिन उससे पहले आप ये की देख लो, ये आपको की दिख रही होगी, नए लोगों के साथ मिल रही है और बिल्कुल इस तरीके से लॉक अनलॉक मिल जाता है। यहाँ पर ये आप हेडलाइट की लाइट जला सकते हैं
और कोई भी पुश स्टार्ट बटन नहीं है, इसलिए हम इस की को इसमें की इग्निशन में लगा देते हैं और गाड़ी कर लेते हैं ऑन। तो अब बात करते हैं कि क्या कुछ नया आपको इस स्कॉर्पियो क्लासिक में देखने को मिलता है। सबसे पहले तो आप यहाँ पर इंफोटेनमेंट सिस्टम पर नज़र मारो, जैसे ऑन होता है महिंद्रा का नया वाला लोगो, और ये जो यूनिट है ये एंड्रॉयड यूनिट है, 9 इंच की मिलती है। कोई भी एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी इसमें नहीं मिलती है, ना ही एंड्रॉयड ऑटो ना ही एप्पल कारप्ले। एंड्रॉयड यूनिट है तो जाहिर सी बात है आपको मैप वगैरह ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, और भी कुछ जो चीज़ें वगैरह हैं वो देखने को मिल जाती हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखते हो, यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो यूनिट है काफ़ी बेसिक सी लग रही है, मतलब इतनी ज़्यादा बढ़िया नहीं है जिस तरीके से आपको स्कॉर्पियो एन में देखने को मिल रही थी। और इसमें आपको कोई भी कनेक्टेड फीचर्स वगैरह ये सारी चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं। अब बात करते हैं अंदर के लेआउट की। तो जो अंदर में जो कंपनी ने कलर यूज़ किए हैं, पहले तो आपको मिल रहा था वाइट और ब्लू वाला कलर देखने को मिल रहा था, लेकिन अब गाड़ी में बेज कलर देखने को मिलता है और साथ ही ब्लैक्ड आउट ट्रीटमेंट भी देखने को मिल जाती है अगर आप डैशबोर्ड वगैरह पे देखते हो, जैसे कि यहाँ पर। और ये जो गाड़ी है ना काफ़ी स्पेशियस नज़र आती है, क्योंकि ये जो बॉनेट है शॉर्ट बॉनेट है, इस वजह से आपको एक गाड़ी बहुत ही ज़बरदस्त नज़र आती है। यहाँ पर आपको स्कॉर्पियो लिखा हुआ देखने को मिल जाता है और हर जगह हार्ड प्लास्टिक है, काफ़ी रगेड ये नज़र आ रही है। इसके साथ ही कंपनी ने यहाँ पर अगर आप सेंटर कंसोल पर देखोगे तो वुडन ट्रीटमेंट का इस्तेमाल किया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्यारा और प्रीमियम नज़र आ रहा है। अब आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं, स्विचेस वगैरह आप यहाँ देख सकते हैं। 12 वोल्ट का सॉकेट अगर आप यहाँ पर देखोगे, और यहाँ फ़ोन रखने के लिए एक होल्डर देखने को मिल जाता है। ट्रांसमिशन 6 स्पीड है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको फ़ोन ट्रे मिल जाती है, यहाँ पर आपको कप होल्डर मिल जाता है और काफ़ी स्पेशियस ये नज़र आ रही है। और अगर आप सीटों की बात करते हैं तो देखो भैया, को ड्राइवर सीट पर यहाँ पर कोई बैठेगा तो उसके लिए भी यहाँ पर आर्मरेस्ट दिया है, और यहाँ पर भी ड्राइवर के लिए आर्मरेस्ट दिया है। इसके अलावा स्टीयरिंग व्हील की अगर हम बात करते हैं तो जो स्टीयरिंग व्हील है यहाँ पर नया वाला लोगो मिल जाता है, काफ़ी क्लासिक सा ये लुक दे रहा है। यहाँ वाले जो कंट्रोल्स हैं ये म्यूजिक सिस्टम के हैं। इसके अलावा यहाँ पर क्रूज कंट्रोल का ये बटन देखने को मिल जाता है और आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। और ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ये बेसिकली देखा जाए तो जिस तरीके से पुरानी वाली स्कॉर्पियो क्लासिक में देखने को मिल रहा था, वैसे ही आपको इसमें देखने को मिलता है एनालॉग और एक छोटी सी डिजिटल MID यूनिट। और बाकी की चीज़ें आपको सेम वैसे ही मिलती हैं, जैसे कि आप इसका स्टीयरिंग देख लो, ये आपको टिल्ट मिल जाता है, टेलीस्कोपिक नहीं है, यानी कि कोई भी लंबा व्यक्ति अगर इसे चलाना चाहेगा और स्टीयरिंग अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा तो नहीं हो पाएगा। बाकी सारी चीज़ें वैसी ही मिलती हैं। अब चलते हैं रियर सीट पर और देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ खास मिलता है। लेकिन अगर हम सीटों की कंफर्ट की बात कर लें, खासकर ये ड्राइवर साइड वाले की, तो यहाँ पर आपको ठीक ठाक कंफर्ट मिल जाता है। चौड़ी सीटें हैं और आपको बहुत ज़्यादा प्रीमियम तो देखने को नहीं मिलती है स्कॉर्पियो एन की तरह। खैर चलते हैं रियर सीट पर और देखते हैं वहाँ की कहानी क्या है। फाइनली अंकित दुबे रिपोर्टिंग फ्रॉम सेकेंड रो ऑफ महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक। अब यहाँ की जो सीटें हैं, यानी कि सेकंड रो की जो कहानी है वो बहुत ही ज़्यादा आरामदायक हैं, क्योंकि सीटें ना बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। आपको चौड़ी सी सीटें मिल जाती हैं, और अगर आप स्कॉर्पियो क्लासिक में स्कॉर्पियो एन की तरह कैप्टन सीटें चाहते हैं तो वो भी आपको एक विकल्प मिल जाता है, जिसमें आप 2 लोग ना बहुत ही आराम से सोते हुए जा सकते हैं। खैर ये वाली जो सीटें हैं ये भी बहुत ज़्यादा आरामदायक हैं। आप यहाँ पर 3 या 4 लोग भी इजीली बिठा सकते हैं अगर आप बिठाना चाहो तो। अंडरनीथ थाई सपोर्ट बहुत बढ़िया मिल जाता है और हेड रूम तो ज़बरदस्त है। ज़बरदस्त इसलिए भी है क्योंकि स्कॉर्पियो एन के मुकाबले ना ये गाड़ी ना ऊंची है। हालांकि लंबाई और चौड़ाई के मामले में स्कॉर्पियो एन ज़्यादा बेहतर साबित होती है, क्योंकि वो ज़्यादा लंबी है, ज़्यादा चौड़ी है, लेकिन ऊंचाई के मामले में ना ये वाकई बहुत ही ज़बरदस्त है। 6 फीट क्या 6 फीट से ऊपर भी अगर आप कोई व्यक्ति यहाँ पर बिठाते हो ना तो उसके लिए भी हेडरूम में कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, खैर फ्रंट में भी मिल रहे थे। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक फ़ोन होल्डर मिल जाता है और इधर वाली सीट पर आपको मैगजीन होल्डर के साथ एक फ़ोन होल्डर देखने को मिल जाता है। और एक चीज़ यहाँ पर सेकंड रो पर AC वेंट्स तो मिलते हैं, लेकिन ये जो कप होल्डर्स हैं ये अगर आप देखोगे तो ये बेसिकली थोड़े से ऐसे टेढ़े दिए हैं। अबे टेढ़े दिए हैं, इस पर कप होल्डर रख कर लेकर जाओगे तो किस तरीके से काम करता है, गिरते हैं या नहीं गिरते हैं। खैर जब इस गाड़ी को रिव्यू करेंगे ना हम, तब वहाँ पर ये ज़रूर मैं आपको दिखाऊंगा। और स्टोरेज स्पेस की बात हो रही है तो मैं आपको बता ही दूँ, देखो फ्रंट में स्टोरेज स्पेस जिस तरीके से कंपनी ऑफर कर रही थी पहले, वैसा ही अभी भी मिलता है। और सेकेंड रो में आपको जो वाटर बॉटल होल्डर है वो आपको 1-1 लीटर की रखने के लिए मिल जाती है। बाकी आप कुछ भी सामान नहीं रख सकते। उसके अलावा छोटा मोटा सामान आपको अगर यहाँ रखना है तो वो आप रख सकते हैं। आगे वाले दरवाज़ों पर तो स्टोरेज स्पेस ना के बराबर है, यानी कि बहुत ही कम आप पर्स वगैरह रख सकते हैं, बाकी किसी काम का स्टोरेज स्पेस नहीं देखने को मिलता है।
बाकी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस वाली सीटों पर आर्म रेस्ट देखने को मिल जाता है, अगर आप यहाँ पर 2 लोग आराम से बैठते हैं। और बाकी यहाँ पर 2 पैसेंजर के लिए तो 3 पॉइंट सीट बेल्ट है, लेकिन यहाँ बीच में जो व्यक्ति बैठेगा उसके लिए यहाँ पर एक ये लेफ्ट बेल्ट कंपनी ने दी है। अब चलते हैं इसकी 3rd रो पर और देखते हैं वहाँ पर जाने का एक्सेस एक तो पीछे से तो है ही, साथ ही इस सीट को फोल्ड करके भी आप जा सकते हो या नहीं जा सकते। एक बार फोल्ड करके तो दिखाई देते हैं, जाना ना जाना वो आपकी और मेरी मर्जी है। क्या देखो 2nd रो वाली सीटों को आप यहाँ से फोल्ड तो कर सकते हो, लेकिन यहाँ से पीछे नहीं जा सकते। हालांकि ये सीट भी ना फोल्ड हो जाती है, लेकिन इस सीट को भी फोल्ड करने के लिए ना आपको पीछे जाना पड़ेगा। अब पीछे जाने के लिए भैया रास्ता एक ही है फ़िलहाल, यानी कि गेट से आप अंदर जाओ। अब गेट से मैं अंदर जा रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो सीटें हैं, पहले तो आप ये देखो कि बूट स्पेस आप कितना ज़्यादा बढ़ा सकते हो। आप इन सीटों को फोल्ड कर सकते हो ईजिली, ये दोनों सीटें फोल्ड हो जाएंगी। और अगर आप इतने में भी खुश नहीं हैं और इस गाड़ी के अंदर एक बड़ा सा फ्रिज या कुछ भी लेकर जा रहे हैं, तो आप ये वाली जो सीट है इसे भी ऐसे फोल्ड कर सकते हैं। अब आप खुद देख लो कितना ज़्यादा आप इधर स्टोरेज स्पेस हासिल कर सकते हैं। खैर इन सीटों को कर देते हैं ऐसे ही। और मैं एक बार आपको जो इस गाड़ी का यानी कि पीछे वाली जो सीटों पर बेंच लगी हुई है, वहाँ पर किस तरीके से जो सीटिंग को एडजस्ट वगैरह करते हैं या फोल्ड वगैरह करते हैं, वो भी एक बार आपको दिखा देता हूँ। वहाँ पर मैंने आपको बेंच सीट दिखाई थी, ये कैप्टन सीट है और यहाँ पर पीछे की तरफ प्रॉपर एक बेंच सीट मिल जाती है। अब ये वाली जो सीट है इसे आप आगे पीछे तो कर सकते हैं, और अगर आपको सोते हुए सफ़र करना है तो भैया लेट के भी इजीली जा सकते हैं। खैर मैं आपको दिखाता हूँ पीछे वाली बेंच सीटें, यहाँ पर कितना ज़्यादा कंफर्ट मिल रहा है। यानी कि यहाँ पर आप 3 लोग इजीली बिठा सकते हैं। ये भी 7 सीटर लेआउट है, 3 लोग यहाँ, 2 लोग वहाँ और 2 लोग वहाँ, 4 और 3 7। और वहाँ पर जो साइड फेसिंग वाली है ना, वहाँ पर आप 9 सीटर लेआउट भी कर सकते हैं। यानी कि जो पीछे वाली सीट है उन्हें बड़ी करके आप 2-2 लोग और बिठा सकते हैं। पीछे 4, आगे 4 और आगे 2, 10 भी बिठा सकते हैं। खैर बीच में 3, पीछे 4 और आगे की तरफ 2, तो 9 लोग ऐसे बैठ जाएंगे। अब ये जो पिछली वाली सीटें हैं ये आपको उतनी ज़्यादा स्पेशियस नहीं लगेंगी जितनी ज़्यादा आपको स्कॉर्पियो एन में लग रही थी। यहाँ पर ये जो सीटें हैं ना, यहाँ पर इजीली 3 लोग तो बैठ सकते हैं, लेकिन बच्चे ही यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आरामदायक अवस्था में बैठ सकते हैं और लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हैं। एडल्ट अगर पीछे की तरफ बैठते हैं लंबी हाइट वाले, तो उन्हें थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो सकता है। हालांकि यहाँ पर आपको एडजस्टेबल हेडर्स देखने को मिल जाता है, आर्म रेस्ट भी मिल जाता है अगर आप देखोगे, और यहाँ पर आपको सीट बेल्ट का विकल्प भी देखने को मिल जाता है। बीच वाले पैसेंजर के लिए ये लेफ्ट बेल्ट और साइड वालों के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट। बेस्ट पार्ट मुझे ना इस गाड़ी में लगता है इसका ये क्वार्टर ग्लास। भैया इतना बड़ा है ना, इतना बड़ा है कि अगर आप पहाड़ों वहाड़ों में जा रहे हो ना, तो आपको सनरूफ की ज़रूरत ही नहीं है, आप इस क्वार्टर ग्लास के ज़रिए ही पूरा नज़ारा देख लेते हैं। यानी कि जो चारों तरफ का व्यू है ना, चाहे आप फ्रंट से देखो, चाहे आप 2nd रो वाली सीटों से देखो या फिर 3rd रो वाली सीटों से, बहुत ही बेहतरीन व्यू देखने को आपको मिल जाता है इस स्कॉर्पियो क्लासिक के ज़रिए। देखो स्कॉर्पियो क्लासिक के 3rd रो पर जाने का एक्सेस बहुत ही ज़्यादा आसान है। यानी कि एक तो आप इस तरीके से वॉक करके ईजिली आ सकते हैं अगर आपको आना हो तो, और दूसरा आप इन सीटों को टम्बल फोल्ड कर सकते हैं। टम्बल फोल्ड करने के लिए आपको इस तरीके से ये ऐसे हो जाएगी। खैर ये वाला जो लीवर है, अगर आप ये प्रॉपर इस तरीके से खींच के रखोगे तो ही होगी, और पीछे बैठकर भी आप इसे फोल्ड कर सकते हैं अगर आपको बाहर निकलना हो। क्योंकि देख रहे हो यहाँ पर ये जो बेल्ट, आप पीछे बैठकर इसे भी खींचकर इसे टम्बल फोल्ड कर सकते हो और ईजिली पीछे से भी आ सकते हो। खैर अब चल लेते हैं, अब बात कर लेते हैं गाड़ी के इंजन ऑप्शंस की, और थोड़े से अगर आप इसे ऑफ रोडिंग वगैरह पर लेकर जाते हो तो अप्रोच एंगल, रैंप ओवर एंगल और डिपार्चर एंगल क्या रहेगा। खैर रहेगा तो सेम पुराना वाला ही, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। आइए चलते हैं। अब स्कॉर्पियो क्लासिक के हम इंजन की बात करें, इंजन दिखा भी देता हूँ एक बार। ये आप देख रहे हो जिस तरीके से पुरानी स्कॉर्पियो में आपको हाइड्रोलिक स्ट्रट देखने को मिल रहे थे, वैसे ही अभी भी इसमें देखने को मिल रहे हैं। खास बात तो ये है कि स्कॉर्पियो एन में हाइड्रोलिक स्ट्रट्स नहीं है, XUV 700 में भी नहीं है, लेकिन स्कॉर्पियो क्लासिक में अभी भी हाइड्रोलिक स्ट्रट्स शामिल किए हैं कंपनी ने। इससे क्या साबित होता है कि भैया बोनेट ना कितना ज़्यादा भारी होगा। अगर आप इसे उठाने की कोशिश करोगे, नॉर्मली हाइड्रोलिक स्ट्रट ना हो तो आपको बहुत ज़्यादा कसरत करनी पड़ेगी। खैर इंजन की बात कर लेते हैं। तो ये जो इंजन है ये दूसरी पीढ़ी का है, यानी कि 2nd जनरेशन वाला है। XUV 700 में भी यही है, महिंद्रा थार में भी यही मिलता है।
2.2 लीटर का एम हॉक इंजन 130 हॉर्स पावर जनरेट करता है और साथ ही 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। इस इंजन के साथ ना कंपनी सिर्फ और सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन ही ऑफर कर रही है। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है जो कि केबल शिफ्ट्स के साथ आता है, नई टेक्नोलॉजी है। अब किस तरीके से काम करती है जब गाड़ी को हम चलाएंगे तब हम आपको समझा ही देंगे। देखो, इस गाड़ी के ना डायमेंशन में कोई तब्दीलियां नहीं की हैं। इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अगर हम देखेंगे तो आपको सेम वही पुरानी स्कॉर्पियो जितनी ही देखने को मिल जाती है। और इस गाड़ी की जो कंस्ट्रक्शन है, अब जैसे स्कॉर्पियो एन में नया लेडर ऑन फ्रेम दिया गया है, इस गाड़ी को ना बॉडी ऑन फ्रेम कंस्ट्रक्शन पर ही बनाया गया है और अप्रोच एंगल, ब्रेक ओवर एंगल और डिपार्चर एंगल में भी कोई तब्दीलियां नहीं की गई है। 27 डिग्री का अप्रोच एंगल मिल जाता है और ब्रेक ओवर एंगल आपको 23.9 डिग्री का मिल जाता है और 25.4 डिग्री का आपको डिपार्चर एंगल मिल जाता है। अब ये सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन तब्दीलियां अगर आप देखोगे तो इस गाड़ी में बेसिकली 4x4 ना बंद हो गया था, लेकिन अब इस गाड़ी में तो नहीं मिलता है, स्कॉर्पियो एन में मिल जाता है और इस गाड़ी में भी आपको रियर व्हील ड्राइव का ही विकल्प देखने को मिलता है। और आपको 4x4 चाहिए तो स्कॉर्पियो एन की तरफ आप जा सकते हैं। 2 ही वेरिएंट्स में, जैसे कि बताया, S और S11 में ये गाड़ी आती है। S बिल्कुल बेस वेरिएंट है और S11 में जो फीचर्स मैंने आपको अभी तक दिखाए हैं वही सब देखने को मिलते हैं। नई स्कॉर्पियो क्लासिक के सस्पेंशन में भी तब्दीलियां की गई हैं, यानी कि फ्रंट में आपको डबल विशबोन सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं और रियर में आपको मल्टी लिंक सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं। तो ये तो थी स्कॉर्पियो क्लासिक के बारे में स्टोरी। एक चीज़ और जो मैं बताना भूल गया, अब इस गाड़ी में ना आपको नया कलर विकल्प देखने को मिलता है, गैलेक्सी ग्रे, जो कि नया है और जाहिर सी बात है जब इस गाड़ी को आप चलाओगे तो और ज़्यादा प्रीमियम ये कलर नज़र आएगा। खैर, अब कीमतों की बात कर लेते हैं, एक्सपेक्टेड प्राइस की। जब ये गाड़ी लॉन्च होगी तो जाहिर सी बात है स्कॉर्पियो एन से इसे नीचे पोजीशन किया जाएगा और इसकी शुरुआती कीमत क्या हो सकती है आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो तो मैं आपको बताऊंगा, इस गाड़ी की शुरुआती कीमत लगभग 11 लाख रुपए से शुरू हो सकती है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और साथ ही अपने उन दोस्तों को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें जो कि महिंद्रा की नई स्कॉर्पियो क्लासिक के बारे में एक डिटेल्ड वॉक अराउंड देखना चाहते हैं।